तो सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। ओके ओके ओके, अब मुझे लग रहा है कि मैं लाइव आ रहा हूँ। मुझे जैसा कमेंट मिला तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग इस महामारी के दौर में ठीक होंगे और कुशलता से इससे निपटने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं विशेष धन्यवाद क्वेट्री एजुकेशन के डायरेक्टर हमारे सौरभ रंजन जी को दूंगा कि उन्होंने क्वेट्री संवाद नाम का मंच शुरू किया और उसके स्थापना संवाद में वक्तव्य देने के लिए मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं उन्हें विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने परिचय में मैं बताऊँगा, मैं कौशलेंद्र कुमार गया का रहने वाला हूँ। 12वीं मैंने साइंस से की है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और उसके बाद मैं भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता से रसायन शास्त्र में मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद मैं एलन इंस्टीट्यूट के लिए फैकल्टी के तौर पे चयनित हुआ। हालांकि कुछ अपने पर्सनल रीजन्स के वजह से ऑफिशियली मैं उसको ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैंने नेट गेट क्वालिफाई करके CSIR, जो भारत का सबसे अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है, उसका एक लैब है दिल्ली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड डेवलपमेंटल स्टडीज निस्टेड, वहाँ पे मैं PhD शुरू किया। हालांकि मैंने उसको बीच में ड्रॉप करके तत्काल मैं बिहार सरकार के अंदर कार्यरत हूँ। आज का विषय है जिस पे मुझे बोलने के लिए बोला गया है, आमंत्रित किया गया है, कि 12th के बाद क्या, 12वीं के बाद क्या। अब ये 12th के बाद क्या, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है अपने आप में। खासकर विद्यार्थियों के बीच हमेशा एक खटकते रहता है, एक कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर क्या किया जाए। हमारे दौर में भी हुआ करता था और आज के दौर में भी है। अब इस बात को पहले मैं क्लियर कर दूं कि आज का जो संवाद है, मैं उन लोगों से ज़्यादा मुखातिब हूं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि जो शहरी क्षेत्र के हैं, जो अच्छे स्कूलों से पढ़े हैं, उनके पास ऑलरेडी इतनी सुविधाएं हैं, उनको नॉलेज है, उनको गाइडेंस मिलता है। बट मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनको इसकी अभाव है अभी। तो मैं ये 12वीं के बाद क्या विषय को मैं थोड़ा सा बदलना चाहूँगा। वो मैं बोलूँगा इंटरमीडिएट के बाद क्या, क्योंकि मैं ख़ास तौर पे मुझे उम्मीद है कि मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तैयारी करने वाले या तैयारी कर चुके विद्यार्थियों के साथ मुखातिब हूँ। अब इंटरमीडिएट के बाद क्या, ये सवाल ही अपने आप में दोनों ही है। एक तो महत्वपूर्ण भी है और दूसरा ये मुश्किल भी है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि रसायन शास्त्र में एक तरह का रिएक्शन आप लोग पढ़ते होंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन है जो एक बार हो जाए तो उससे वापस नहीं आ जा सकता। आपके पास बहुत सीमित विकल्प होते हैं उसको वापस आने का। माफ़ कीजिएगा, कनेक्शन शायद कट गया था। अब इस सवाल कठिन और महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि आज के दौर में 12th करने के बाद, इंटरमीडिएट करने के बाद हमारे पास ढेरों विकल्प हैं। इतने सारे कोर्सेज हैं, नए नए कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, नए यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं, लैंग्वेज कोर्स हैं, भरा पड़ा है कोर्सेज से। और हम लोगों के पास इंटरमीडिएट तक हमें इतना विकसित नहीं किया जाता है कि हम सारे कोर्सेज के बारे में एनालिसिस कर सकें। और इसी के वजह से हम लोग या तो ट्रेडिशनल रास्ता चुन लेते हैं या गलती से
वैसे कोर्स चुन लेते हैं जिससे बाद में हमें रिग्रेट करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज के इस संवाद में इस चीज़ को क्लियर कर सकूँ अपने स्तर से। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। मैं बस आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि जो डिफरेंट रास्ते हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि अंततोगत्वा आपको चुनना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अब सबसे पहला बात जो आया कि अगर आपके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने सारे विकल्प हैं आप इंटरमीडिएट के बाद, तो इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इतने सारे विकल्प होने का दो मतलब है। एक तो ये अपने आप में वरदान है और साथ में एक अभिशाप भी है। वरदान मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके इतने सारे विकल्प होने के चलते आप अलग अलग क्षेत्र में खुद को आजमा सकते हैं। आपके पास विकल्प है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। और दूसरा, ये अभिशाप मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज नहीं है और हो सकता है आगे जाके आप पछतावा हो या फिर आगे आप उसको ना कर पाएँ या कोई और दिक्कतें आएँ या ऐसा उसमें प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल ना हो। तो इस तरह से ये दोनों हैं। इतने सारे चॉइस होना एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। अब हम ये जो विकल्प को हम दो रास्ते में हम बांटेंगे। एक तो ये कि हम रास्ता जो लोग चुनते हैं उससे हट के चलें, रास्ते से हटकर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक अच्छा सा पोएम है, द रोड नॉट टेकन। तो द रोड नॉट टेकन में अगर हम जाते हैं तो इसके दोनों फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो इनकी फ़ायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लेस कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पे क्राउड कम है। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, मैं वॉइस तेज करने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे क्राउडिंग जो है द रोड नॉट टेकन में ये कम है। अब ये क्राउडिंग कम होने के वजह से इसका बेनिफिट है ये कि आपको ऊपर उठने का, राइज करने का कैरियर में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और इसका उल्टा पक्ष ये है, इसका घाटा कहें ये है कि एक जो रास्ते हैं वो अनएक्सप्लोर्ड है। कोई नहीं जानता कि इसमें आगे क्या होने वाला है, क्या कर सकते हैं। कहीं पे आप रुकावट मिले तो हो सकता है आपको कोई न बताने वाला मिले कि आगे का रास्ता क्या होगा, आपको खुद चुनना है। और दूसरा कि इसमें एक अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी इस माने में है कि हो सकता है आप सक्सेसफुल हो सकता है ना हो। मेरा ऐसा मानना है कि अनसक्सेसफुल करके कोई चीज़ होता ही नहीं। ये हो सकता है आप मोर सक्सेसफुल हो या लेस सक्सेसफुल हो, बट यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। दूसरा रास्ता जो पुराना रास्ता है जिस पे अक्सर लोग चलते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि इसमें कम रिस्क है, सिक्योर्ड कैरियर होता है, लेकिन ये मोर कॉम्पिटिटिव है, इसमें क्राउड जाता है। तो ये दो पक्ष था, द रोड नॉट टेकन एंड द ट्रेडिशनल रूट। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद क्या करना है। तो अभी जिनसे हम मुखातिब हैं वो दो तरह के लोग होंगे। एक तो वो लोग होंगे जिन्होंने निर्णय ले लिया है कि मुझे क्या करना है, एंड दूसरा ग्रुप वो होगा जो कंफ्यूज हैं या जिन्हें निर्णय लेना बाकी है। यही दो ग्रुप होंगे। इरिस्पेक्टिव कि आप किस ग्रुप में पढ़ते हैं, मैं आपके सामने पूरा खाका रखने का कोशिश करता हूँ। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं या पास होने वाले हैं तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो ये कि आप जॉब की तरफ जाएं और दूसरा ये कि आप हायर कोर्सेज के लिए जाएं। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं ग्रामीण परिवेश के बच्चों से मुखातिब हूँ ख़ास तौर से, इसलिए सबसे पहले बात जॉब्स के दृष्टिकोण से करता हूँ। अगर जॉब के दृष्टिकोण से देखें तो आप इंटरमीडिएट लेवल पे
स्टेट एसएससी जैसे बिहार एसएससी दे सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एचएसएल होता है हाई स्कूल लेवल का, उसको लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट में एलडीसी का पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। रेलवे का डिफरेंट वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना इंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस में अपना लक आजमा सकते हैं, या कोई प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। ये आपके नीड पे डिपेंड करता है कि आप क्या, आपको जॉब इंस्टेंटली चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो ये सब आपके पास ऑप्शन है। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये चर्चा नहीं करूँगा कि किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसा हो। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको आने वाले समय में अलग अलग एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर किया जाए, इसके विषय में अलग अलग उसके विशेष जानकार वक्ता आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो किस जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इस क्वेश्चन को अभी के लिए हम लोग रोकते हैं क्योंकि समय की सीमा है। लेकिन मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि जिन्होंने ये संवाद शुरू किया है उनके माध्यम से आपको ज़रूर हर एक एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग वक्ताओं से, जो विशेषकर उस फील्ड के जानकार हैं, उनसे मुखातिब करवाया जाएगा। अब ये दूसरा पक्ष जो है कि आप अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के कोर्सेस लेना चाहते हैं, तो उस कौन सा कोर्स लिया जाए, ये भी एक कन्फ्यूजिंग है। इसको क्लियर करने के लिए आपके पास 4 पिलर्स हैं जिसके संदर्भ में आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहला पिलर है कि आपका इंटरेस्ट और पैशन, मेंटल क्लैरिटी, दिमाग में ये आप क्लियर हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप उसमें क्लियर हैं तो वेल एंड गुड, और आप इंटरेस्ट मैटर करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पिलर है जो इस संदर्भ में मैटर करता है वो है कि आप जो कोर्स लेने जा रहे हैं उसके बारे में आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है। अंडरस्टैंडिंग कहने का मतलब मेरा ये है कि उस कोर्स के नेचर को आप समझते हैं कि नहीं, उस कोर्स में आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या आप आगे जाके और ज़्यादा उस फील्ड को एक्सप्लोर कर पाएंगे, आपका क्या लर्निंग एप्टीट्यूड होगा उसमें, क्या उसका शिक्षा शास्त्र है उस कोर्स का, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ये भी अंडरस्टैंडिंग द कोर्स का मतलब हमारा ये है। इसके अलावा जो तीसरा पिलर है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कि आप जो भी, खास करके अगर आप रोड नॉट टेकन वाला कोर्स ले रहे हैं, जो लोग अक्सर नहीं लेते हैं, उस कोर्स में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का एक डर रहता है कि फ्यूचर में क्या होगा, डू वी गेट ए गुड कैरियर। तो ये क्वेश्चन एक जो आपको दिमाग में एनालाइज करना चाहिए बिफोर चूजिंग अ कोर्स। और जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो पिलर है इस डिसीजन के लिए, वो है आपका फैमिली सपोर्ट, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर लायबिलिटी। मैं पहले बोल चुका हूँ, मैं बार बार इस बात को इसलिए स्ट्रेस दे चुका हूँ कि मैं ग्रामीण प्रवेश के विद्यार्थियों के साथ मुखातिब हूँ। तो ये फैमिली सपोर्ट, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करने के लिए। तो ये 4 पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिसमें इंटरेस्ट, पैशन, अंडरस्टैंडिंग द कोर्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड फैमिली सपोर्ट एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी। ये 4 पैरामीटर्स को आप रख के एनालाइज कीजिएगा और तब कोर्स का सिलेक्शन कीजिएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमेशा आपके फ़ायदे के लिए होगा। अब मैं एक एक करके थोड़ा डिटेल करूँ कि ये जो 4 पैरामीटर्स है उसको आप किस संदर्भ में जांच कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका एक ये है कि अगर आपके फैमिली में कोई ऑलरेडी उस फील्ड में हो, या आपके सीनियर्स जिनसे आपको संपर्क हो, आपके टीचर्स आपको गाइड कर सके। अगर कहीं पे गाइड ना मिले इन केस, तो यू हैव द बेस्ट सोर्स इन दिस वर्ल्ड, दैट इज गूगल। गूगल इट एंड गूगल इट, and you will ultimately land up in a situation where you will know almost everything about the course। तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी होने का एक फ़ायदा है। इसके अलावा मैं बार बार इस बात पे भी स्ट्रेस दे रहा हूँ कि इस मंच जो स्थापित हुआ है सौरभ रंजन जी के द्वारा, इस मंच पे अलग अलग फील्ड से, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ उनके तरफ से कि अलग अलग फील्ड से लोग आएंगे और उसके बारे में पूरे डिटेल जानकारी आपको देंगे।
जिन भी फील्ड की ज़रूरत होगी, जिन विशेषज्ञों का ज़रूरत होगा, हम और सौरभ जी मिलकर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उपलब्ध करवाएं। अब मैं बात करूंगा कि ये 4 पिलर से अगर आपके पास चॉइसेस मिलें तो आपके पास क्या क्या चॉइसेस है 12th के बाद। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन चॉइस है जिस पे मैं सबसे कम चर्चा करने वाला हूँ वो है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में जो भी लोग इंटरमीडिएट पास करते हैं, मोस्ट ऑफ लोगों को इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में आइडिया है कि उनको क्या करना है। बट फॉर द टाइम बिंग मैं ये बता दूं कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जेई मेंस है, जेई एडवांस है, जिसके थ्रू आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन्स होता है। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उसमें डिफरेंट ब्रांचेज है। मेडिकल अगर आपको करना है तो आज के टाइम में नीट है, फिर JIMPER है। ये 2 इम्पॉर्टेंट है। ये 2 के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि एवरी टीचर which you will get in your institute or wherever you find, they can tell plethora of things about these 2 field at least. मैं बात करूँगा बेसिक साइंस के बारे में। सबसे पहले कि अगर आप बेसिक साइंस का कोर्स चुनते हैं तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। तो आपके पास बेस्ट इंस्टीट्यूट बेसिक साइंस के लिए अगर मैं बोलूँ तो सबसे अच्छा अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च एट डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया, कोलकाता, पुणे, मोहाली, तिरुवनंतपुरम एंड ब्रह्मपुर, ऐसा 7 इंस्टीट्यूट है। नाइजर भुवनेश्वर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, या कोई भी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ गया आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी। ये सब कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसमें साइंस पढ़ के आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। अब इसमें अगर आपको एंट्रेंस लेना है तो बहुत सा तरीका है, जैसे आईसर या IISc में जाने का तरीका है, KVPY, JEE एडवांस या स्टेट बोर्ड का चैनल। अगर आपका बोर्ड में अच्छे परसेंटेज मार्क्स आते हैं, खासकर अगर आप बिहार बोर्ड से हैं और 75+ % लाते हैं तो आप उस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के लिए जनरली एलिजिबल हो जाइएगा। दूसरा फील्ड के मैं बारे में चर्चा करूँगा थोड़ा सा कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स में आपके पास अपॉर्चुनिटी है CA करने का, BCA, MCA, BCom, MCom, BBA, MBA, ये सब अलग अलग अपॉर्चुनिटी हैं। अगर आप लॉ के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास क्लैट का एग्ज़ाम है जो 12th के बाद होता है, आप उसका प्रिपेयर कर सकते हैं और लॉ के थ्रू डिफरेंट जुडिशियल सर्विस में आप एंट्री मार सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग एक इम्पॉर्टेंट, आज के दौर में एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है, निफ्ट के थ्रू आप उसको अचीव कर सकते हैं। आर्ट्स या ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, इसका इम्पोर्टेंस आज के दौर में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो आप मास कॉम और जर्नलिज्म का आपके लिए दरवाज़ा खुलेगा। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज से आप ग्रेजुएशन करते हैं या उससे ऊपर की पढ़ाई करते हैं तो फॉरेन लैंग्वेज जानने वालों को आज MNC मल्टीनेशनल कंपनीज में डिमांड है। डिमांड इसीलिए है कि दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट इन योर कंट्री एंड दे वांट सम पीपल हु कैन कम्युनिकेट विद देम एज वेल एज द पीपल ऑफ द कंट्री। तो ये उनके लिए फॉरेन लैंग्वेज के लोगों को डिमांड आजकल बढ़ रहा है। और आर्ट्स में तो सिविल सर्विस, आर्ट्स बैकग्राउंड से अगर हैं आप तो आपको सिविल सर्विस में काफ़ी मदद मिलती है। सिविल सर्विस इन द सेंस कि आपका जो बैकबोन है सिविल सर्विस प्रिपेयर करने का वो आर्ट्स है। आपका 10th से लेकर 12th तक का अगर आर्ट्स ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पे आपका कमांड है तो आप सिविल सर्विस में काफ़ी अच्छा करेंगे, ऐसा उम्मीद है। इसके अलावा जो ईजी टू गेट जॉब टाइप का कोर्सेस है, जैसे आप ITI, डिप्लोमा, पैरामेडिकल, ये सब करके आप कम समय में जॉब के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। BSc नर्सिंग आज का वन ऑफ द बूमिंग फील्ड है। बूमिंग फील्ड मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये दौर बदल रहा है उस दौर में हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाले हैं और हेल्थ सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज नर्सिंग में सबसे हाईएस्ट है। आप BSc नर्सिंग के बाद MSc नर्सिंग करके आप नर्सिंग इंस्टीट्यूट का लेक्चरर बन सकते हैं। तो ये एक बूमिंग फील्ड है। अभी आप अगर गांव में इलाके में आप बात करेंगे तो लोगों के पास अभी जुनून है BSc नर्सिंग करने का, नर्सिंग का ट्रेनिंग करने का। उसके बाद फार्मेसी, B फार्मा कोर्स लोग करते हैं, फिर पैथोलॉजिकल कोर्स करते हैं, या एक जो
अभी तक बहुत कम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं या भीड़ उसमें कम है, वो ये है कि इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। इसके बारे में मैं खासकर से फोकस इसीलिए करना चाहूँगा कि अगर आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स चाहिए तो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन उसके बाद बीएड करते हैं तो यू विल हैव 5 years ऑफ टाइम, और मे बी बीच में सेशन, माफ़ कीजिएगा, मे बी बीच में सेशन लेट हो जाए। इस दरमियान आपका क्या है कि इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स आपको समय का बचत करेगा, और वो समय के बचत से आप 4 साल के अंदर एक टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। टीचर का अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी है। हर साल पीजीटी और टीजीटी कोर्स के लिए केंद्रीय विद्यालय, जेएनवी या अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, भरा पड़ा है अगर आप बीएड किए हुए हैं तो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स अभी वन ऑफ द अट्रैक्टिंग फील्ड है। आप ढेर सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू बीएड में एडमिशन लेती हैं। इसके अलावा कुछ जो कोर्सेस जो रोड नॉट टेकन टाइप का है, जैसे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, या फिर आपका ये वेब डिजाइनिंग, तो ये जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड का कोर्सेस है जो अभी धीरे धीरे बूम कर रहा है, उसमें अभी क्राउड है और वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव है। और मुझे ऐसा मतलब, चूँकि मैं गांव से हमेशा से जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उस फील्ड में अभी ट्राई करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो ये कुछ था जो ओवरऑल मैं आपको आइडिया दिया डिफरेंट फील्ड जो अभी अवेलेबल हैं। मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं किसी भी स्पेसिफिक एग्ज़ाम का प्रिपेयर कैसे किया जाए इसका चर्चा मैं आज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं बस वो चर्चा कर रहा हूँ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं अभी, ठीक है। और मेरे हिसाब से मैं ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स को टच करने का कोशिश किया हूँ, कुछ छूटा भी होगा ऑब्वियसली। अब मैं आपसे, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको उत्तरित करने का। या आप कुछ कमेंट दे सकते हैं कि मुझे और क्या कवर करना चाहिए था, या आगे अभी कभी मैं आऊँ तो क्या कवर करूँ। मैं पुनः एक बार सौरभ रंजन जी को धन्यवाद दे रहा हूँ इस क्वेटरी संवाद मंच को स्थापित करने के लिए, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ग्रामीण परिवेश में एक क्रांतिकारी भूमिका अदा करेगा, लोगों के बीच में कैरियर परसेप्शंस को लेकर, कैरियर ऑप्शंस को लेकर। जब तक आप लोग क्वेश्चन पूछे मैं कुछ और बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, अगर आप सक्षम हैं, तो मैं आपसे बिल्कुल खुले दिल से अनुरोध करूंगा कि आप हायर एजुकेशन के लिए जाइए, उसको एक्सप्लोर कीजिए। क्योंकि आज जो हमारे बिहार में ट्रेंड है कि सम हाउ टू गेट जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल, उस स्टिग्मा को तोड़िए अगर आप सक्षम हैं तो। इसीलिए मैं बोला कि फैमिली सपोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर टू डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा, डिटेल्स ऑफ एयर फोर्स एंड नेवी। हाँ, इंटरमीडिएट के बाद अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो इस 2 एग्ज़ाम को आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। सोशल फील्ड के जॉब के बारे में बताइए। सोशल फील्ड के जॉब के बारे में ऑब्वियसली अगर आप सोशोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो सोशल फील्ड के जॉब आपको, जैसे कि आप जर्नलिज्म कीजिए तो ये वन ऑफ द सोशल फील्ड है। इसके अलावा आप स्पेसिफिक चीज़ों पे रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद एलएलबी के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। एलएलबी के लिए अगर आप बिहार में कॉलेज चुने तो चाणक्यला यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट है, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कलिंगा यूनिवर्सिटी बेस्ट है। उसके बाद दिल्ली में का जो ला यूनिवर्सिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट है। ये कुछ है, लेकिन इन सब में जो इंट्रेंस है वो आपको क्लैट के माध्यम से मिलेगा। 12th के बाद क्लैट एग्ज़ाम होगा जिसके थ्रू आपको
वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। हाँ, एक एग्ज़ाम जो मेरे दिमाग में आता है जो इजी टू गेट है एटलीस्ट एट रिटन लेवल, वो एनडीए एग्ज़ाम। अगर आपका मैथ साइंस अच्छा रहा है 12th क्लास के लेवल का, तो आप थोड़ी सी मेहनत करके एनडीए का एग्ज़ाम रिटन ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं इसके लिए कभी एनडीए के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने 5 बार रिटन दिया है, 5 बार क्वालिफाई किया है, लेकिन ये बात सच है कि मैंने एक बार भी एसएसबी क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि शायद मेरा उस तरह का तैयारी नहीं था एसएसबी का। तो एनडीए एक एग्ज़ाम है जिसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं इजी टू गेट वे में। एंड कुछ कमेंट दे, IIT HSEE इसको फुल फॉर्म कीजिएगा तभी मैं बता पाऊँगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये किस एग्ज़ाम के बारे में आप बात बोल रहे हैं हिमांशु जी। ओके, तो शायद मैं कुछ आपको मदद कर पाया। मेरा बेसिक आज का इंटेंशन बस ये था कि आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटी से अवगत कराया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप मुझे हमेशा अपना कमेंट्स भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है kauslendra.kem@gmail.com। मैं कमेंट दे देता हूँ। इस ईमेल आईडी पे आप अपना डाउट या कोई कमेंट्स इस संवाद के बारे में हो आप पूछ सकते हैं। एसएससी के बारे में अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो एसएससी एचएसएल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अगर ग्रेजुएशन पास हैं तो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आईआईटी जेईई के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि शायद कल का जो संवाद होगा वो ख़ास तौर पे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन से रिलेटेड होगा। लेकिन मुझे जितना नॉलेज है आईआईटी जेईई के बारे में कि ये एग्ज़ाम जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको एक ही मकसद चाहिए, एक ही इंटेंशन चाहिए, वो है रेगुलरिटी। और उसमें रेगुलरिटी कहने का इंसेंस ये है कि फॉर एग्जांपल रसायन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे आसानी से रैंक बूस्टर इसको बोला जाता है केमिस्ट्री को। तो आप इसमें अच्छा तभी कर पाइएगा जब आप रेगुलर रहिएगा। ऐसे इसके बारे में मैं फिर से बता दूं, आप विशेष चर्चा, पूरा डिटेल चर्चा कैसे इसको प्रिपेयर करना है, इसके लिए कल का संवाद आप ज़रूर देखिए इसी मंच पे। एसएससी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ग्रेजुएशन पास्ड हैं तो आप एसएससी सीजीएल का प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो एसएससी एचएसएल का प्रिपेयर कर सकते हैं। ये दोनों के लिए ही कोई सब्जेक्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किस सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट हैं या ग्रेजुएशन है। ओके, धन्यवाद आप लोग हमसे जुड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ। मेरी कोशिश हो पाई है कि जितना हो पाई मैं करने का कोशिश किया हूँ। अगली बार फिर कभी मुलाकात होगी तो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डिटेल में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।